साथियों नमस्कार, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल पेंशन प्रहरी। साथियों आज हम बात करने वाले हैं अटेवा संघर्ष गाथा पार्ट 1 के बारे में। आज अटेवा जिस स्थिति में भी खड़ा है, ये बहुत ही संघर्षों के बाद इस पोजीशन में पहुंचा है। साथियों आज के दौर में पहुंचने के पीछे बहुत सारे लोगों ने अपने खून पसीने को लगाकर इस संगठन को सींचा है और दिन रात मेहनत करके एक किया है। आइए आज हम बात करेंगे आपसे कि अटेवा कैसे शुरू हुआ, अटेवा के शुरू होने के पीछे कारण क्या थे और इस सफ़र में क्या क्या कठिनाइयाँ आई और आज हम कहाँ पहुँचे हैं। साथियों मुझे याद है जब मैं 2010 में सेवा में आया, सेवा में आने के पश्चात हमारे जो और साथी थे उनसे हमने बातचीत किया। उनसे पता चला कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जितने भी नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उनका पुरानी पेंशन बंद है, अर्थात उनको पेंशन नहीं मिलेगा। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों, हम भी सेवा कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिलेगा। साथियों ने बताया कि 1 अप्रैल 2005 के बाद जो नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम अर्थात NPS लागू किया है, जिसमें 10% कर्मचारी का कटता है और 10% सरकार देती है और इन दोनों को मिला के जमा होता है और उसी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बनती है। मैंने सोचा चलो कुछ तो है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन 3-4 महीने गुजर गए, हमारे वेतन से कोई कटौती नहीं हुई। हम बहुत चक्कर में पड़े। हमने अपने बाबू से पूछा कि बाबूजी हमारे वेतन से कटौती क्यों नहीं हो रही है। बाबू ने बताया कि सर आपकी ही नहीं, कटौती किसी की भी नहीं हो रही है, पूरे जनपद में नहीं हो रही है, पूरे प्रदेश में नहीं हो रही है। ये बात सुनकर मैं चौंक गया कि जो योजना 1 अप्रैल 2005 से लागू है वो 2010 तक ज़मीन पर उतरी ही नहीं, अर्थात जितने लोग नियुक्ति पाए इसके बीच में उनका कोई कटौती हो ही नहीं रहा है, उनका भविष्य तो अंधकारमय है। साथियों इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया। हमारे और भी जो साथी थे और जनपदों में या जहाँ जहाँ मैं जिनको जानता था उनसे मैं लगातार बात करता था इस संबंध में और सभी इसी तरह की बातें करते थे। अरे यार छोड़ो, ये तो शुरू हो जाएगा, इसमें क्या है, नहीं कट रहा है तो सही है। तमाम तरह की बातें आती थी, लेकिन मैं परेशान रहता था कि हमारा पेंशन का जो फंड है वो कट नहीं रहा है, हमको पेंशन मिलेगी कहाँ से। हमारे साथ कोई हादसा हो गया, कोई बात हो गई तो हमारा परिवार करेगा क्या। इन सब चिंताओं के बीच धीरे धीरे समय गुजरता गया और लगभग 1 साल बीतने के बाद हमारे विद्यालय में कुछ संगठनों के प्रतिनिधि आए चंदा लेने के लिए, वार्षिक चंदा। मैंने यही सवाल उनसे भी पूछा कि हमारा NPS क्यों नहीं कट रहा है, आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने भी गोलमोल उत्तर दिया और कहा कि हमारे जो नेता हैं प्रदेश के वो प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही कटौती शुरू हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं शांत हो गया, सामान्य सी बात थी। हम सोचे कि चलिए कह रहे हैं भाई नेता हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिक्षकों का, ये कह रहे हैं तो सही बात होगी, कटने लगेगा। हम शांत हो गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और एक साल और बीत गया। अगला साल फिर आया, फिर वो चंदा लेने आए। हमने फिर वही सवाल उनसे दागा कि आपने तो कहा था कि प्रयास चल रहा है, जल्दी शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक तो कुछ हुआ नहीं। हमारी बातें सुन के थोड़ा उनको अटपटा लगा, लेकिन करते क्या, जवाब उनको देना पड़ेगा। फिर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि नहीं प्रयास चल रहा है, अभी हम लोगों ने धरना दिया था और जल्दी ही NPS की कटौती शुरू हो जाएगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है और आपका भविष्य सुरक्षित है।
मैं सोच में पड़ गया कि जो योजना 2005 से लागू है वो 2011 आ गया, 2012 आ गया और अब तक इम्प्लीमेंट नहीं। हमारा होगा क्या? हम कैसे अपने बुढ़ापे में कैसे जिएंगे, या कोई बात होने पर, अनहोनी होने पर हम क्या करेंगे? इसी उधेड़ बुन में समय बीतता रहा और 2 साल बाद 2013 में एक धरना का आयोजन हुआ हमारे जनपद कासगंज में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर, जिसमें हमारे क्षेत्र के जो शिक्षक विधायक थे वो भी आने वाले थे। हमारे विद्यालय में सूचना आई कि सभी शिक्षकों को वहां उपस्थित होना है। हमने उन लोगों से एक शर्त रखा कि हम वहां आएंगे, लेकिन हमको यदि बोलने का मौका दिया जाएगा तब। जिले के जो प्रतिनिधि थे वो मान गए, कहे कि ठीक है, आपको हम लोग बुलवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। धरना के दिन हम लोग काफ़ी अच्छी संख्या में अपने विद्यालय से भी पहुँचे और विद्यालयों के भी तमाम युवा साथी वहाँ इकट्ठे थे। सैकड़ों की तादाद में टेंट लगा हुआ था, मंच सजा हुआ था, तमाम लोग आ रहे थे, भाषण दे रहे थे, कार्यक्रम चल रहा था। जो भी आता अपने संघर्षों के बारे में तमाम बातें बताता। हमने ये संघर्ष किया, हमने यहाँ लाठियाँ खाई, हम जेल में गए, हमारे ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, तमाम तरह की बातें। कोई उसमें समस्याओं पर नज़र भी डालता था तो समस्याएं वही होती थी कि विनियमितीकरण नहीं हो रहा है, हमारा प्रमोशन रुका हुआ है, हमारे विद्यालय में वेतन रुका हुआ है। प्रमोशन, विनियमितीकरण और विद्यालयों के वेतन रुकने की समस्या, प्रमोशन की समस्या, यही सब समस्याओं पर बार बार चर्चाएं हो रही थी। और ये सब सुन के वहाँ जो भी युवा शिक्षक साथी उपस्थित थे वो काफ़ी परेशान थे कि क्यों आ गए हम यार, यही सब सुनना था तो यहाँ, इससे बढ़िया तो हम नहीं आए होते। बेकार में यहाँ फालतू बातें हो रही हैं, हमारे उसकी कोई बात ही नहीं है। समय बीता, कई बार हमने सिफारिश किया कि भाई हमको बुलाइए। कई बार सिफारिश करने के बाद उन्होंने हमको मौका दिया, मंच पर हम गए। मंच पर जाने के बाद हमने शिक्षकों की बातों को रखना शुरू किया। हमने सबसे पहली बात यही रखी कि हमारी नियुक्ति 2010 में हुई है और अभी तक हमारा एनपीएस की कटौती नहीं हो रहा है, क्यों? विधायक जी बैठे थे। फिर हमने कहा कि प्रदेश में हजारों शिक्षक अपने स्थानांतरण के लिए परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि लाखों रुपए चढ़ावा भी देते हैं और तब भी स्थानांतरण नहीं होता है। आखिर में संगठन इसके लिए कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कोई आसान तरीका सरकार से कहता है कि याद करे, जिससे स्थानांतरण आसानी से हो सके और शिक्षकों का उसमें पैसा भी खर्च ना हो। साथियों, ये सब बातें हुई। उसके बाद से हमारे मन में एक और बात आई। हमने कहा कि जब सारी सुविधाएं सरकार दे रही है, शिक्षकों का वेतन सरकार दे रही है, बच्चों के फीस की प्रतिपूर्ति सरकार कर रही है, तो हमारे बीच में मैनेजमेंट की व्यवस्था क्यों है? आप लोग क्यों नहीं मांग करते हैं कि सरकार सारे विद्यालयों को राजकीय घोषित कर दे, ताकि बीच में मैनेजमेंट का जो अड़ंगा रहता है वो ख़त्म हो जाए, हम लोग भी शांति से नौकरी करें और ये भी कहलाएं कि हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। ये सब बातें सुनने के बाद विधायक जी का चेहरा लाल हो गया। जब अंत में वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो तमाम सफाई में अपनी बात कही, लेकिन वहाँ मौजूद जितने भी युवा शिक्षक थे उनके गले में नहीं उतरा। हमारी बातें जब वहाँ युवा उपस्थित थे उन्होंने जो सुना, उस सुनने के बाद सबके अंदर एक अलग टाइप का उत्साह पैदा हुआ। खूब तालियां बजी। जब हम मंच से नीचे आए तो खूब लोगों ने पीठ थपथपाया, कहा कि बहुत अच्छा किया, यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है, आपने बहुत अच्छा किया कि सही सही बातें कहीं। साथियों, वो धरना समाप्त हो गया। हमारा मुद्दा जहाँ था वहीं रह गया, मुद्दा में कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे और समय बीतता गया। 2015 आ गया। 2015 में हमारे एक साथी हैं नीरज यादव, जो हमारे विद्यालय से स्थानांतरण करा के बनारस गए हुए हैं। उन्होंने 2015
में फ़ोन किया, 2015 का आखिरी महीना रहा होगा, उसमें उन्होंने फ़ोन किया कि एक अटेवा नाम का संगठन है जो पुरानी पेंशन की बात लगातार उठा रहा है, आप लोग इससे जुड़िए और जुड़कर इस आंदोलन को मजबूत करिए, क्योंकि और कोई तो पूछ नहीं रहा है। हमने उनसे कहा यार पुरानी पेंशन, नई पेंशन तो कट नहीं रही है, आप पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, कहाँ से मिल जाएगी पुरानी पेंशन? पुरानी पेंशन के बारे में कुछ हमको जानकारी भी नहीं थी। तो लेकिन फिर भी एक मन में आस जगी कि चलिए ये कह रहे हैं तो इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या है। उन्होंने बताया कि एक विजय कुमार बंधु नाम के कोई टीचर हैं जो अटेवा नाम का संगठन बनाए हैं, आप फेसबुक पर जाकर सर्च करिए उनके नाम को और उनको रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे जुड़ जाइए। मैंने ठीक वैसे ही किया, फेसबुक पर जुड़ गया। हमको भी धीरे धीरे तमाम जानकारियां होने लगी कि पेंशन की लड़ाई शुरू हो गई है, ये संगठन है, ऐसा ऐसा है। फिर हमने अपने बीच में भी साथियों से बात करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था, न सुनने को तैयार होता था। कहता था यार बड़े बड़े यहाँ तिस्मार खाओ बैठे हैं, इतने दिनों से कुछ करा नहीं पा रहे हैं, आप लोग क्या करोगे? बिना मतलब की बातें करते हो, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, कहाँ से पुरानी पेंशन, क्या हो जाएगा? साथियों, ये वो दौर था जब पुरानी पेंशन की चर्चा तक नहीं होती थी, कोई सुनना नहीं चाहता था कि पुरानी पेंशन आखिर में है क्या। सबको यही चिंता सता रही थी कि जल्द से जल्द नई पेंशन योजना चालू हो जाए और हम लोगों का जल्दी से जल्दी कटौती शुरू हो जाए ताकि हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। अटेवा के शुरू होने की भी कहानी दिलचस्प है। अटेवा कैसे शुरू हो गया, वो कौन आदमी था? साथियों, जैसे हम परेशान थे, हम सोचते थे कि हमारा एनपीएस क्यों नहीं कट रहा है और हमारे भविष्य का क्या होगा, इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में हर जनपद में 2-4 ऐसे शिक्षक थे जो ये सोचते रहते थे, इसके बारे में लोगों से बातें किया करते थे। और इसी तरह के एक शिक्षक हमारे बीच में थे, विजय कुमार बंधु, जिनके मन में भी चल रहा था। चूँकि विजय कुमार बंधु ऐसे व्यक्ति थे जिनकी ज्वाइनिंग 15 अप्रैल 2005 थी। मात्र 15 दिन के लेट के कारण वो पुरानी पेंशन से वंचित हो गए थे। जाहिर सी बात है, हम लोग 2010 में आए थे, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा दर्द नहीं था, लेकिन वो 2005 में केवल 15 दिन की देरी से आए थे और वो पुरानी पेंशन से वंचित हो गए थे। उनके अंदर कुछ ज़्यादा ही दर्द था, ज़्यादा ही ज्वाला था। वो भी लगातार बातें करते थे। चूँकि वो लखनऊ में थे, लखनऊ में सारे संगठनों के अध्यक्ष रहते हैं, वहाँ मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं। उनके मन में भी ये सारे सवाल उठे कि हमारा पेंशन क्यों नहीं कट रहा है, हमको पेंशन क्यों नहीं मिलेगी, पेंशन कौन देता है। इन सब प्रश्नों को लेकर वो तमाम शिक्षक संगठनों, कर्मचारी संगठनों के जो बड़े बड़े नेता थे, लखनऊ में रहते थे, उनसे मुलाकात करना शुरू किया। उनसे सवाल पूछते थे कि हमारी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, हमारा पेंशन जो एनपीएस है वो भी नहीं मिल रहा है, पुरानी पेंशन की तो बात छोड़िए, पुरानी पेंशन कौन देता है, ये कब तक मिलेगा। कर्मचारी संगठनों के जो नेता थे वो रटी रटाए बात बताते थे कि भाई हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, इसके लिए ये धरना दिया था, वो धरना दिया था, अभी यहाँ प्रदर्शन किया था और जल्द ही आपकी कटौती शुरू हो जाएगी। पुरानी पेंशन तो आप भूल जाइए, ये तो अब हो ही नहीं सकता, एक केंद्र सरकार का मामला है, इसमें राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। इस तरह की बातें वो शिक्षक प्रतिनिधि जो थे, जो विधायक थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, वो बताया करते थे। और ये सब बातें सुन के जाहिर सी बात है कोई परेशान हो जाएगा। विजय कुमार बंधु ने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में और पता किया जाए। उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कुछ सूचनाएं गवर्नमेंट से मांगी। उन सूचनाओं में जब वहाँ से सूचनाएं आई तब देख के वो चौंक गए कि अरे अभी तक 3 राज्यों
त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, केरल में पुरानी पेंशन मिल रही है। जवाब में ये भी आया कि पुरानी पेंशन देने का अधिकार राज्य का है, इसमें केंद्र का कोई लेना देना नहीं है, न केंद्र इसमें कोई फंड उपलब्ध कराता है। राज्य अगर चाहे तो पुरानी पेंशन दे सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। इन सब बातों की जानकारी होने के बाद बंधु जी के दिमाग में ये बात आई कि अंधेरे को कोसने से अच्छा है कि क्यों न एक दीप जलाया जाए और प्रयास करके क्यों नहीं पेंशन विहीन साथियों को जगाया जाए। और इसी सोच ने अटेवा को जन्म दिया। अटेवा का प्रारंभ बंधु जी ने अपने विद्यालय में जो 4-5 शिक्षक थे, जैसे डॉक्टर रमेश चंद्र त्रिपाठी, दयाशंकर जी, पंकज गुप्ता जी, इन सब साथियों के सहयोग से मिलकर इस संगठन का नाम चुना, रजिस्ट्रेशन करवाया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद लोगों से बताना शुरू किया कि भाई ऐसा ऐसा है, अभी 3 राज्यों में पुरानी पेंशन मिल रही है और हम लोग भी प्रयास करें। ये राज्य का मैटर है, केंद्र से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे तो ज़रूर इसमें कुछ न कुछ होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़िए, ये संगठन है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें सभी पेंशन विहीन साथियों को, चाहे वो किसी विभाग के हों, सफाई कर्मी से लेके IAS तक को इसमें जोड़ें और जोड़ के इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं। बहुत प्रयास करने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पांस नहीं मिल रहा था, क्योंकि 2013-14 में सोशल मीडिया का उतना अभी प्रसार हुआ नहीं था, आम लोगों के बीच में सोशल मीडिया उतना आया नहीं था। जिससे भी संपर्क करना था उससे व्यक्तिगत रूप से ही आदमी संपर्क कर पा रहा था। और इस संपर्क करने में चूँकि विजय कुमार बंधु भी शिक्षक थे, नौकरी भी करनी है और साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए संपर्क भी करना है, बहुत समस्या आती थी। 1-1.5 साल तक लोगों ने प्रयास किया लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, और लेकिन बंधु जी ने प्रयास नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि दिसंबर 2015 में एक पेंशन प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से 25-30 साथियों ने प्रतिभाग किया होगा और उसमें से अधिकांश प्रतिभागी जो लोग थे उनको कोई न कोई पद दिया गया, किसी को प्रदेश में, किसी को जिले में। प्रतिनिधि सम्मेलन के बाद अटेवा का प्रसार शुरू हो गया। वहाँ से जिन जिन जनपदों में लोग आए उन जनपदों में अटेवा को लोगों के बीच ले जाना, उनको बताना, समझाना कि हो सकता है ये केंद्र का मैटर नहीं है, ये राज्य सरकार दे सकती है, अभी 3 प्रदेशों में लागू है। ये चीज़ें जब लोगों को बताया जाने लगा तो लोगों में एक अंदर से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी कि अरे भाई हो सकता है, सही कह रहे हैं, प्रयास किया जाए। बहुत तेज़ी से लोग जुड़ना शुरू हुए। चूँकि 2015 में सोशल मीडिया का प्रसार काफ़ी हद तक बढ़ गया था और इस बढ़ने के कारण सोशल मीडिया का यूज अटेवा के प्रसार के लिए किया जाना शुरू हुआ और इस प्रयास में काफ़ी हद तक सफलता मिली। हज़ारों की संख्या में पूरे प्रदेश से लोग जुड़ना शुरू हुए और इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुँचती थी, लोग जागरूक होते थे, जुड़ते थे, इसके बारे में जानकारी लेते थे और इस तरह से ये कारवां धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। प्रतिनिधि सम्मेलन के बाद कई जनपदों में बैठक हुआ, जिसमें सर्वप्रथम बैठक हरदोई, उसके बाद सीतापुर और कई जनपदों में छोटी छोटी बैठकें हुई, जिससे जागरूकता का प्रसार होने लगा। इन बैठकों में यह देखा गया कि जो भी साथी उसमें पहुंचते थे उनमें गजब का उत्साह, गजब का चार्म। बंधु जी की बातें सुनने के बाद लोगों के अंदर इतना जोश आ जाता था, जय युवा जय अटेवा का नारा और एकदम पुरानी पेंशन बहाल करो का नारा गूंजने लगता था। लोग एक अलग एनर्जी लेके पहुंचते थे अपने घर और इस प्रकार से धीरे धीरे कारवां बढ़ा। लोगों के अंदर ऊर्जा का, उत्साह का कारण भी था, क्योंकि जो
मांग 11 वर्ष 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई सुनने वाला जिसके विषय में नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था, उसके बारे में बंधु जी बता रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि क्यों नहीं हो सकता है। अगर हम हिम्मत करें, सभी लोग एकजुट हो जाएं, तो ये काम हम कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? जब 3 प्रदेशों में पुरानी पेंशन मिल रही है तो हम क्यों नहीं ले सकते? इन सब बातों को वो कहते थे। उनके कहने का अंदाज भी अलग है। जब लोग उनके भाषण सुने और गान विचार मंथन किया तो लोगों को लगा कि वाकई ये जो कह रहे हैं इसमें कुछ न कुछ सत्यता है और हमको अटेवा से जोड़ना चाहिए। और इस तरह से कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप अटेवा के आंदोलन के छोटी सी छोटी बातों को भी आपके बीच में लाएंगे। आप बने रहिए, जल्द ही आपके बीच लेके आएंगे अटेवा पार्ट 2, अटेवा संघर्ष गाथा पार्ट 2, और आपको आंदोलन के छोटी सी छोटी बातों को भी बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।